ज्यादा लोगों को आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, पब्लिक डोमेन में कुछ डालते नहीं है। हमको कहानी सुनाकर खुद को बेचना तो नहीं है ना। मैं चाय बेचता था, है ना, आ रहा हूँ 20 करोड़ के हेलीकॉप्टर से, मैं कह रहा हूँ मैं चाय बेचता था, LED स्क्रीन लगा दिया, मैं कह रहा हूँ मैं सबसे बड़ा गरीब आदमी हूँ। वो मुझे करना नहीं है। मोदी जी, आखिरी सवाल ये है, आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते। आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बंदा ये अब एकदम एग्जैक्ट प्रसंग तो याद नहीं है, पर मुझे लगता है कि शायद यही है कि जब 84 में सिख विरोधी दंगे हो रहे थे तो उस वक्त टीवी पे बॉबी फिल्म आ रही थी। मास मीडिया के जरिए जनता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने की कोशिशों की बुनियाद तो उन दौर में भी पड़ चुकी थी, लेकिन अब उसका स्केल काफ़ी बड़ा हो गया है। कहीं ज़्यादा बहुत सारे चैनल हैं और वो एक एंकर आएगा तो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लगता है गिरता गिरता वहाँ कूद जाएगा। एक आता है वो फाइटर प्लेन के बारे में बताता है, हाँ, खुद ही ट्रैफिक जाम से आएगा, फाइटर प्लेन को रात के वक्त बताता है। किसी दिन सबमरीन के बारे में बता रहा है, किसी दिन टैंक के बारे में बता रहा है। तो वो टैंक और सबमरीन के बारे में नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि आप मूर्ख हैं, देखिए हम आपके सामने खड़े होकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग अब तक अपने हथियारों की नुमाइश कर दुनिया को चौंकाता था, लेकिन इस बार उसने अपने ब्यूटी बम को सामने लाकर अपने दुश्मनों को भी हैरान कर दिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सनक के सारे किस्से तो कब के आम हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तानाशाह के पास एक पिगी बैंक है। जो दुनिया का बैंड बजाने की बात करता है, उसका बैंड बजा दिया उसकी बीवी ने। क्यों लताड़ खानी पड़ी बीवी से? किम जोंग की सिगरेट की आदत पर बीवी बहुत ज्यादा गुस्से में। खैर, कौन सी बीवी होगी जिसको पति की सिगरेट फूकने में अच्छा लगेगा या उसको मजा आएगा? आखिर ये हो क्या रहा है? और ये पता नहीं क्यों जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं कुम को, वो भी बिना हमें बताए कुछ भी ऑन एयर लिख देते। मतलब बीवी ने बजाया किम का बैंड, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। खैर चलो, देखिए हम आपके सामने खड़े होकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं और आप बेवकूफ बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आप ये नहीं पूछ रहे कि आपका बच्चा जिस कॉलेज में गया है वहां पे 10 साल से टीचर क्यों नहीं है। आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि एक अच्छे कॉलेज की इतनी कमी क्यों है। 12,000-13,000 कॉलेज होंगे इस हिंदुस्तान में, 90% किसी काम के नहीं है। तो ये कौन बनाया? नेता लोग बनाया। अगर पहले बना तो आपने ठीक किया है? बताओ क्या ठीक किया आपने? तो आप उसके जगह कहते हैं हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कितना? तो 10 से काम हो जाएगा। पहले इंडिया के लेवल का तो यूनिवर्सिटी बना दो भाई, क्लास में टीचर तो दे दो। मैडम रोज स्कूल में पढ़ाती हैं, तो स्कूल की स्पेलिंग लिखवा कर भी देखते हैं। स्कूल की छत से मलबा गिरने के बाद अब टीचर हेलमेट पहनकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ की इमारत की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ पर बैठे टीचर्स जो अपना काम निपटा रही हैं, उन्हें हेलमेट पहनना पड़ रहा है। अगर आप अपने बच्चे को फीस देकर बर्बाद होते देखना चाहते हैं तो बिहार के BN मंडल यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में तुरंत भेज दीजिए। वहां 3 साल का BA 5 से 7 साल में कराए जाने का फॉर्मूला पेटेंट हुआ है ट्रंप के यहाँ। नौजवान कॉलेज से निकलेगा ही नहीं तो बेरोजगार होकर बाहर घूमेगा कहाँ? आप जो करंटली काम कर रहे हो वो टिपिकल सेंस में कोई और देश में कहाँ और किधर और कोई और ये देश में कोई और राज्य में उसे जर्नलिज्म बोलते हैं, पर अभी ये थोड़ा स्कैरी हो गया है। आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, आदतन तो मैं बहुत डरपोक हूँ,
मतलब बहुत तरह से डर लगता है। इस किताब में लिखा भी है कि बेल का पेड़ देखता था ना रात को, तो लोग कहते थे कि वो बेल के पेड़ पे भूत होता था। हाँ। तो उसके नीचे से जाने पे तो मैं भागने लगता था, हनुमान जी का जय बजरंग बली करते हुए भागता था। तो मैं इस तरह का डरपोक घबराया हुआ आदमी आज भी मुझे डर लगता है। यह है कि अब मैं जय बजरंग बली नहीं करता हूँ, तब करता था। पर ये मैं कहीं से इम्प्रेशन नहीं देना चाहता कि मुझे डर नहीं लगता। हाँ। मेरे हर दिन की शुरुआत किसी न किसी प्रकार के डर से होती है। और उस डर से निकलने की प्रक्रिया में आप धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है, आप ऐसा करते हैं जिससे आपको लगता है कि आदमी कितना ब्रेव है। हालत यह है कि हम जैसे पत्रकारों के व्हाट्सएप नंबर पर गालियां छोड़िए, मारने और बलात्कार की धमकियां सामान्य हो गई हैं। जिन ट्रोल को हम अनजान समझते थे, कंप्यूटर पर नकली आईडी से बनी सेना समझते थे, वो अब अपना नकाब उतार चुके हैं। वो तरह तरह के ऐसे संगठनों के सदस्य के रूप में सामने आ रहे हैं जिनके आगे कभी हिंदू तो कभी गौ रक्षा तो कभी सनातन लिखा होता है। एक दिन मेरे हाथों से मरेगा तू, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, यहाँ से पाकिस्तान लेके जाऊंगा जहां तुम्हारा घर है। इसने एक लेटर पैड भी भेजा साबित करने के लिए कि बजरंग दल से ही जुड़ा है। मेरी माँ के बारे में जो कहा गया उसे मैं रहने देता हूँ। वैसे भी मुझे माँ की तस्वीर का सहारा लेकर नोटबंदी की तरह सहानुभूति नहीं बटोरनी है। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गाली देने वालों की जमात का संबंध उनसे भी है। बहुत से ऐसे लोगों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। और प्लीज प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इस तरह के लोगों को फॉलो ना करें। कोई नहीं मिलता उनको हिंदुस्तान में तो मुझे फॉलो कर लें। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि बहुत आदर से आलोचना करूंगा, बहुत अच्छी कविताएं सुनाऊंगा, हिंदू धर्म के बहुत सारे श्लोक सुनाऊंगा उनको लगेगा नहीं कि वो एक ऐसे हिंदुस्तान में है जहां उनकी कोई कदर नहीं करता है। मेरा तो कोई दिन और कोई घंटा ऐसे नहीं गुजरता जिसमें मेरे दोस्त ये ना कहते हैं तुम्हारी तो नौकरी चली जाएगी। हाँ, तुमको तो मोदी जी नहीं छोड़ेंगे। भले मोदी जी हमको जानते ना हो, जानते तो हैं वैसे। हमको नहीं जाने तो किसको जानेंगे। Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. वो तो अब देखिए 2014 से पहले वो लोग मुझे तो बहुत कहते थे कि मैं देशभक्त हूँ। उनके जो बहुत सारे मंत्री हैं वो मुझे मैसेज करते थे कि आपके जैसा हिम्मती पत्रकार हमने नहीं देखा जब मैं कांग्रेस की सरकार में सवाल करता था। तो अब दिवाली मिलन होता तो उसमें भी नहीं बुलाते हैं। तो अब वो बड़े होके इतने छोटे हो जाएंगे, मुझे नहीं पता था कि दिवाली मिलन में भी नहीं बुला रहे हैं। ये उनको सोचना चाहिए, नहीं आते मेरे शो में। आप सोचिए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अपमान किया आपने। वो जो गांव देहात में बीजेपी का कार्यकर्ता है वो इतना छोटा थोड़ी है कि आप एक पत्रकार का विरोध करेंगे। इतना छोटा, इसका आप कभी मिले हैं? मैं मिलता हूँ उनसे, मिलते हैं तो गले भी मिलते हैं मुझसे। और कान में कह के जाते हैं कि बड़ा सही करते हैं, खींचते रहिए इन। इसका मतलब उस कार्यकर्ता का लोकतंत्र में यकीन है। उसको ये लगता है कि इस डेमोक्रेसी को और जिंदगी को बेहतर करने में ये पार्टी बाकी पार्टी से बेहतर कर सकती है, इसलिए उसने अपना जीवन दिया है। क्योंकि वो जिंदगी की तकलीफ से बीजेपी का कार्यकर्ता भी परेशान है, बीजेपी का समर्थक भी परेशान है। उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसको भी नहीं मिले ना जिसने बीजेपी को वोट दिया है। तो बात मोदी सरकार की हो और वाराणसी की चर्चा ना हो तो हमारी पड़ताल अधूरी रह जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ 4 साल जो है मोदी सरकार के वो एकदम बेहाल रहा है। आप अगर देखेंगे तो केवल जुमलेबाजी से देश के साथ साथ बनारस के सांसद होने के नाम उन्होंने बनारस को बहुत चला है। विकास के नाम पे 3 साल पहले वाराणसी में एक पुल जो एक्सटेंशन के नाम पे बढ़ाया गया वो आज भी पूरा होने का नहीं। हाल ही में अभी घटना घटी है जिसमें दर्जनों लोग मरे गए हैं, उनकी मौतों को भी छुपाया गया है। केवल लाइटें लगाने से बनारस का विकास नहीं होगा। जो मूलभूत चीज़ें हैं, पानी से लेके सड़क से लेके कोई है नहीं। बनारस में पानी पीने के लिए नहीं है। आज जो वास्तविकता जो विकास होना चाहिए बनारस को, विकास नहीं दिखाई दे रहा है। लाइटें लगा देने से, रंग रोगन लगा देने से, सुंदरीकरण करने से विकास नहीं होता है। 72वें नंबर पे बनारस प्रदूषित शहरों में था, 3रे नंबर पे आ गया। यही मोदी की विकास है, आप जान लीजिए। लगातार गंदगी का अंबार है, माँ गंगा का पानी काला है। एक भी उपलब्धि इनकी बनारस की नहीं है। 2 मंत्री किसी लायक के नहीं, 8 विधायक किसी लायक के नहीं। फराडबाजी बात ही हुई है, सच्चाई 1% भी नहीं है। मैं हैरान हूं, आजकल मेरे ही देश में कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं। मैं हैरान हूं भाइयों। तो टीवी ने क्या किया है कि अटेंशन डाइवर्ट कर दिया है। और आज का टेलीविजन जो है बहुत ही ब्रिजन तरीके से आपके डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट को किल कर रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं उसको। जब वो सरकार को छोड़ के एक सीमा से आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को अटैक करता है, तो वो ऑपोजिशन पे अटैक नहीं करता। ऑपोजिशन पे तो जनता ने अटैक कर दिया था 2014 में। उनको इतना सीट दिया कि वो बोल नहीं पाए।
ठीक है, लेकिन वो उनके जरिए आपके डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट पे, आपके भीतर ऑपोजिशन बनने की किसी भी पॉसिबिलिटी पे वो लगातार अटैक कर रहा है कि जैसे इनसे पूछना कोई क्राइम है। My question to the oppositions continue. My question is, if the farmer is not in distress, why is the opposition in distress? Are you distressed that the farmer is not distressed? You are distressed that the farmer is not distressed. You are distressed that the farmer is not distressed. What is the criticism about? Can someone kindly tell me what is the criticism about? Do not talk about Judge Loya. Do not talk about JNU. Do not talk about FTII. Do not talk about UNA. You do not talk about Rohit Vemula. Do not talk about army bashing. Do not talk about lynchings. Talk about your real issue. Say you are a political. Say your intent is political. So give up. So give up. So give up. So give up. देखिए, ये जो टीवी चैनल वाले हैं ना तो लोकतंत्र के प्रति वफादार हैं, ना अपने शहर के प्रति वफादार हैं। ये किसी के नहीं हैं। अगर ये अपने शहर के प्रति वफादार होते तो जितना समय वो किम जोंग पे लगाते उससे कुछ तो कम समय वो शहर के किसी स्कूल पे दिखाते, अस्पताल के बारे में दिखाते। गरीब लोग बर्बाद हो गया है सर, गरीब लोग नहीं, हम लोग, हमारे जैसे लोगों को भी ये खबर मिल जाए कि इस अस्पताल में बीमारी में 10 लाख रुपए लेने हैं तो होश उड़ जाते हैं परिवारों में। बिल्कुल। 500-1000 रुपया तो बजरंगबली के यहाँ ऐसी मन्नत मांगने में लोग खर्च कर देता कि बचा लीजिए उस खर्चे से। इतना तनाव है समय में, लेकिन राजनीति के आकाश पे जश्न मन रहा है। यही वल्गर है, लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, समझो इस बात। मशरूम खाइए और मोदी बन जाइए। चौंकने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे बनना है। देखिए जरा। लंच हो या डिनर, पीएम के डिश में मशरूम से बनी एक रेसिपी जरूर होती है। बाजार में इस मशरूम की कीमत 25 से 30 हजार रुपए किलो है। 66 साल के मोदी के माथे पर न शिकन न चेहरे पर कोई थकान। आप पूछ सकते हैं कि क्या ये मशरूम का इफेक्ट है। पर इसमें न्यूज चैनल का क्या फायदा? न्यूज चैनल का फायदा देखिए क्या है, दो तरह से है कि आप ये काम बिना रिपोर्टिंग किए कर सकते हैं। झूठी तो फैलाना है ना। अगर आप सत्य की तलाश करेंगे तो आपको बहुत सारे रिपोर्टर रखने पड़ेंगे। अब आपके पास रिपोर्टर नहीं है, ले आओ स्टार। तो स्टार आ जाता है। तो स्टार का तो कपड़े में तो देखिए स्टूडियो में एसी में है, उसके तो सर्फ के भी खर्च नहीं होते होंगे। एसी में बैठने से शर्ट थोड़ी गंदा हो जाता है, आप तो 4 दिन भी पहन सकते हैं, बट आप 2 महीने पहन सकते हैं। ये मॉडल है कि रिपोर्टिंग को हटा दिया गया, एंकर को लाया गया और एंकर को परसेप्शन बेस्ड इशू दे दो। Is that the argument for winning, making you the face for 2019? You are converting whole debate between Modi versus whom. That's not the question. It will be Modi versus who. I repeat, Mr. Abhyankar, Modi versus who? Modi versus who? It will be lies versus people. No, Modi versus who? Modi versus who? Now let me say. Modi versus who? Modi versus who? I'm simply saying who